कि जो हाउस में ये कहे कि माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, 85 लोगों की लिस्ट तैयार है और जब बुलडोजर से लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई कराऊंगा तो मुहर्रम मत मनाना। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब ये कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना पालोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराऊंगा। आपके मुख्यमंत्री का जापान और सिंगापुर दौरा है, तो ये बताता है कि कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और कितना ब्रॉड विजन है जिसमें कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल मास्क उतारो जी में। आज मेरे साथ हैं अवनीश शर्मा जी। इनको सब जानते हैं, ये फाउंडर और एडिटर हैं प्रारंभ के। इनका चैनल बहुत ही बढ़िया कर रहा है और बहुत कम समय में ये काफी ऊंची हाइट्स पे पहुंच चुका है। तो आज हम इनसे बात करेंगे यूपी की, और यूपी कैसे, धुरंधर जो मूवी है वो कैसे कनेक्टेड है यूपी से, यूपी के पॉलिटिक्स से, क्योंकि उसमें बहुत कुछ, जो धुरंधर 2 आई है उसमें यूपी रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई है, जिससे कि एक्शन भी सेंटर ने लिए हैं यूपी में जो कुछ होता है उससे। नमस्कार अवनीश जी। नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। अच्छा अवनीश जी, आप बताइए मुझे, धुरंधर और यूपी कैसे कनेक्टेड है? इतना कनेक्टेड है कि पूरी धुरंधर 2 में जो भी अगर सेंटर ने, मोदी जी ने कोई एक्शन भी लिया तो वो यूपी के ऊपर दिया, क्योंकि यूपी एक छोटा स्टेट नहीं, वो तो एक पूरी कंट्री लगती है। 25-30 करोड़ वहाँ पे लोग रहते हैं और एक कम्युनिटी है जो वहाँ पे बहुत एक्टिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनको बहुत शेयर दी जा रही थी किसी एक पॉलिटिशियन। तो आप थोड़ा यूपी और धुरंधर को जरा मिक्स करके बताइए। बिल्कुल। देखिए पायल जी, ऐसा है कि अगर आपको 140 करोड़ आबादी वाले भारत का अगर कोई सबसे सटीक और सबसे बड़ा सैंपल साइज उठाना है तो आप 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश को एक सैंपल के तौर पर उठा सकते। धुरंधर पार्ट 2 में भी जो भारत में क्या एक्टिविटीज थी और किस तरीके से भारत को प्रभावित किया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स ने भी इसी बात का ध्यान रखा कि भाई अगर तुम यूपी को एक सैंपल साइज के रूप में ले लो तो फिर वो पूरे भारत की बात हो जाए। तो जहां तक फिल्म में स्पेसिफिक यूपी के कुछ पात्र या यूपी की पॉलिटिक्स या यूपी के वो तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, वो फिल्म मेकर्स ने भी इसीलिए लिया है। और ये सच भी हुआ है, फिल्म देखने के बाद इस बात का एहसास भी होता है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से, देखिए लोग अतीक अहमद के कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, और मैं थोड़ा लाइटर नोट पे कहूंगा तो मोदी जी के शपथ ग्रहण को और उसके बाद नोटबंदी वाली 2 चीजों को स्क्रीन पे मोदी जी को उनकी तस्वीर को, उनके वीडियोस को जगह मिली। तो लाइटर नोट की बात है कि कुछ लोगों ने कहा कि दे आर मिसिंग योगी जी, उनको भी होना चाहिए। तो मैं इस पे 2 मेरा टेक है। एक तो मेरा टेक है कि जैसे ही धुरंधर पार्ट 2 शुरू होती है तो अतीक अहमद सामने आता है, और उसके आने के तुरंत बाद जो प्रतिध्वनि होती है दर्शकों के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो वही होती है कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये फिल्म ही योगी जी के उस काम से शुरू होती है। अतीक अहमद, आप देखिए पहला शॉट अतीक अहमद का आता है फिल्म में। दूसरा, मैंने ये भी कहा कि जब वो पात्र रणवीर सिंह का, वो अपने सारे ऑपरेशंस करने के बाद और सब वापस आने के बाद जब वो पंजाब के अपने गांव में जाता है, अपनी माँ अपनी बहन को वो अपनी दुनिया में, जिस भी हाल में वो है, अपनी दुनिया में जीते हुए देखता है, तो वहां से वो खामोशी से वापस आ जाता है। तो मुझे, मैं आज ही कहूं, मैं नहीं जानता कि धर साहब इस बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स ने ये स्कोप खुला रखा है। बहुत जल्द आपको धुरंधर पार्ट 3 ये भी दिखाई देगा, निश्चित तौर पर दिखाई देगा। कारण उसका ये है कि इस एक अकेली फिल्म ने, चाहे वो धुरंधर पार्ट 1 रहा हो चाहे धुरंधर पार्ट 2 रहा होगा, हम अभी विस्तार से थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे धुरंधर पार्ट 2 पे और यूपी का रिलेशन जो आपने बताया, लेकिन हम कम से कम उस उम्र के हैं, मैं उसमें आपको भी शामिल करूं, तो हमने ये सब होते हुए देखा है। हम ये कह सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि अरे भाई ये तो हम सब लोगों को मालूम था, चाहे वो अतीक का कैरेक्टर हो, चाहे वो जाली फर्जी नोट्स करेंसी आना हो या ड्रग्स का हो। उड़ता पंजाब आखिर इसी देश में बनी हुई फिल्म है, अगर फिल्मों के माध्यम से ही देखें तो हमारी जनरेशन ये कह सकती है पायल जी, अरे हमने तो सब ये देखा हुआ है, जाना हुआ है। लेकिन देखा हुआ जाना हुआ हम बोल कितना रहे थे, और बोलना कितना जरूरी होता है, डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी होता है, ये सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जब कोई नेता, जब कोई पॉलिटिशियन कोई बात एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एज ए मेंबर ऑफ असेंबली, ये जब हाउस में कहता है तो हम ये कहते हैं ये हमें
हमेशा के लिए इसका दस्तावेजीकरण हो गया, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो। फिल्मों के बारे में मैं एक जुमले से शुरू करूंगा। आज जो लोग प्रोपेगेंडा वर्सेस फिल्म, एजेंडा वर्सेस फिल्म की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब आपके ही इकोसिस्टम ने बड़ा अपना बुद्धिजीविता दिखाते हुए ये जुमला गढ़ा है ना कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। तो अब आपका वो ज्ञान कहाँ चला गया कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है? क्या ये हकीकत नहीं है कि अतीक अहमद जैसा अपराधी राजनीति में भी होता है, अपने हर तरह के काम भी करता है? क्या AK-47 उसके पोजीशन से मिला नहीं था, जिसके लिए एक उत्तर प्रदेश के ही ऑफिसर को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ गई? तो ये सब सच था ना। डॉक्यूमेंटेशन होना इसलिए जरूरी था। ये आज का जो जेन जी जिसका की आह्वान करते हैं राहुल गांधी जैसे लोग कि सड़क पर उतर जाओ, आग लगा दो, वो इस सिनेमाई डॉक्यूमेंटेशन को न सिर्फ देख रहा है बल्कि ये समझ रहा है, रेशा समझ रहा है कि अरे हमारे भारत में क्या हो रहा था, यहाँ बात वो हमारे यूपी में क्या हो रहा था नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत शानदार काम किया कि एक सैंपल बड़ा साइज लिया और उत्तर प्रदेश से जोड़ा। अब हम आ जाते हैं जरा उत्तर प्रदेश। साहब, मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय आज हो चुके हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जब 80s में स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और उन्होंने 10 उन्मूलन डकैतों, चंबल के डकैतों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया और उस ऑपरेशन में तमाम वो नामचीन 10 सरदार वो मारे गए चंबल के। तो हम में से कितनों को पता है और कितनों को पता क्यों नहीं होना चाहिए कि उस इनकाउंटर की लिस्ट में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का भी नाम था, दस्युओं को ऑपरेट करने में हेल्प करने वाले। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, दर्शक गूगल करें और खोजें क्यों था, इसका भी कारण और कैसे बच गए मुलायम सिंह यादव वो भी मैं बड़े शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये पृष्ठभूमि बताएगा समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों का कि उनके फाउंडर्स का किस तरीके से इलीगल प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, कनेक्शंस रहे हैं। बुनियाद में ये तत्व मौजूद है समाजवादी पार्टी। अतीक अकेला चेहरा नहीं है, मुलायम सिंह यादव, लाला राम डकैत और बाकी जितने थे उगाही। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मथुरा में रामवृक्ष यादव का वो केस उससे याद होगा आपको, जिसने की पुलिस के ऊपर इतना हमला किया और लगभग एक तरह से एक लड़ाई लड़के पुलिस ने उसका खात्मा किया था। ये बहुत पुरानी बात नहीं, ये तो हालिया बात है, लेकिन मुलायम सिंह यादव का नाम उस लिस्ट में था। और मुलायम सिंह यादव ये जानते थे कि VP सिंह जिस तरीके से 10 उन्मूलन का डकैतों को, चंबल को शांत कराने का काम शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं, मैं बचूंगा नहीं। और उसके बाद वो रातों रात भागे दिल्ली। चरण सिंह उस समय सांसद से, चरण सिंह जी के आवास पर वो गए और कहा कि मुझे बचा लीजिए, VP सिंह मुझे मेरा इनकाउंटर करवा देंगे। और उसके बाद चरण सिंह ने लंबे समय तक उनको अपनी दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कोठी में रखा। न सिर्फ रखा बल्कि जब विधायक वो हो चुके थे और मुलायम सिंह यादव चरण सिंह द्वारा मुहैया कराई गई गाड़ी में बैठते थे और लखनऊ आते थे, विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते थे एज ए MLA, उसके बाद दिल्ली चले जाते थे। ये इतिहास रहा है मुलायम सिंह यादव। वहां से ये समाजवादी पार्टी शुरू होती है। और उसके बाद कभी अलग से बात कीजिएगा तो मैं इनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव की तस्वीर जरा गूगल में लोग खोजें और उनके दाहिने हाथ की ये जो बीच वाली उंगली है वो टेढ़ी क्यों है, टूटी सी क्यों है, इसका राज मैं कभी बताऊंगा, जो कि उनका इनकाउंटर करते समय हुआ था। वहां से ये पार्टी शुरू हुई है। उसके बाद अतीक जैसे अराजक गुंडे हो और या तो मुख्तार जैसे लोग हों। अच्छा, मैं ये कहता हूं और मैं मुझे इस बात की कोई लालसा नहीं है कि मैं बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होकर बात करूं, नहीं साहब, नहीं करना है, क्योंकि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस विषय पे जो ये क्रिएट किया है फिल्म, वो ही बड़ा ही अनअपोलोजेटिक होकर बात करती है, तो हमें भी वो करना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी कि मुलायम सिंह यादव की जो पूरी लेगेसी है पॉलिटिकल, उसमें किसी हिंदू बड़े बाहुबली का नाम नहीं आता? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। क्यों मुख्तार ही उनके बहुत बड़े एसेट है, क्यों अतीक ही मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पार्टी का सबसे बड़ा एसेट था? कारण ये था कि ये सिंगल पैकेट डबल मजे का मामला है। सिंगल पैकेट जब मैं कहता हूं तो एक अराजक व्यक्ति जो अराजक तरीके से आपकी पार्टी को, आपकी पॉलिटिक्स को मदद करता है। दूसरी तरफ अगर वो मजहबी है तो आपका एक मुस्लिम वोट बैंक वो भी बड़े अच्छे तरीके से अपीज हो रहा है। ये दो वजह थी कि मुस्लिम जो गैंगस्टर्स थे, मुस्लिम जो बाहुबली थे, मुस्लिम जो अपराधी थे, उनको ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी ने प्रश्रय दिया। तो अतीक का ये कल्चर बताता है फिल्म में वो सारी चीजें। अच्छा, फेक करेंसी केवल यूपी में नहीं साहब, पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती थी ना। यही नेपाल का बॉर्डर उत्तर प्रदेश का, वहां से खेपें आती थी, वो सारी चीजें होती थी। लेकिन वो फिल्म जो सबसे बड़ी बात कहते हैं वो ये कहती है कि 2014 जिसे मैं कल्चरल रेवोल्यूशन मानता हूं, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता। आज राहुल गांधी जेन जी, जेन एक्स, जेन वाई, जेन सी, बी, डी, जो भी वो नाम रख लें, उनको कहते हैं कि उनसे अपील करते हैं कि आ जाओ भाई साहब, हे राहुल गांधी, हे कांग्रेसी सिस्टम, हे
ये सो कॉल्ड लुटियंस के लोग इकोसिस्टम में बैठे हुए, भाई साहब जिस जेन जी के क्रांति की बात आप कर रहे हैं ना, वो क्रांति भारत ने 2014 में कर दिया है। इसीलिए मैं बार बार उसको कल्चरल रेवोल्यूशन बोलता हूं। और आप सिर्फ जेन जी, अरे साहब उसमें जेन ए से लेके जेन एक्स वाई जेड तक शामिल था। और तब जाके 2014 में 84 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिंगल पार्टी को अकेले मेजॉरिटी हासिल हुई। ये वो कल्चरल रेवोल्यूशन है। इसे केवल एक पार्टी की सत्ता मत कहिए और ना समझिए। और ये लोगों को समझ में आ गया, इकोसिस्टम को समझ में आ गया। उन्होंने जब 2014 से एक परिवर्तन हुआ तो लगा ठीक है यार, 5 साल में इनका खेल खत्म हो जाएगा। और यही वजह थी कि उन 5 सालों में 14 से 19 के टर्म में हमेशा ये बात होती थी कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। इकोसिस्टम भी यही कहता था। कुछ राष्ट्रवादी बेचारे वो भी कहते थे यार सरकार तो हमारी है, सिस्टम उनका। लेकिन जब 2019 में उससे बड़ा मैंडेट आया तब इकोसिस्टम को लगा कि भाई साहब ये केवल एक पॉलिटिकल रिजिम चेंज नहीं है, ये तो भारत के जनमानस की आत्मा बदल रही है। और वो आत्मा बदलने का जो कारण उनको 2024 में, अब बहुत सारे लोग कह देंगे 240, अरे मैं पूछता हूं 1984 के बाद कांग्रेस को कभी भी 240 मिला हो अकेले तो बता दीजिए मुझे। नहीं मिला। किस बात के 240 पे आप ताना देते हैं भाई? उसके बाद भी आपने यूपीए 1 यूपीए 2 में 10 साल सरकार अपनी चलाई। तब आप बैसाखियों पर, हाँ तब आप बैसाखियों पर नहीं टिके हुए थे। तब तो आपके पास 4 टांगे थी। और आज नरेंद्र मोदी बैसाखियों पर टिके हैं 240 लेने के बाद, वो भी तीसरे टर्म में। तो ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, दरअसल होता क्या है कि हम भूल जाते हैं कि पिछले 11-12 सालों में हमें क्या हासिल हुआ है। और 2014 का ये परिवर्तन कितना डेडली जरूरी था, ये धुरंधर पार्ट 1 आपको बता दी। और 2014 में बदलने के बाद जब वो फिल्म में ये सॉन्ग आता है कि मैं नरेंद्र दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके बाद आपने क्या क्या देखा बानगी आपको अकेले उत्तर प्रदेश में हुए परिवर्तन और उत्तर प्रदेश में हो रहे तमाम एक्टिविटीज को पिरोने के बाद, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो माफियाज को मिट्टी में मिलाने की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो देश के सुरक्षा की बात हो, चाहे वो ड्रग्स के तस्करी की बात हो, ये सारी चीजें 2014 के बाद अनवरत होती गई। और उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखने का एक और कारण, वो ये कारण है कि जो संघीय व्यवस्था हम जीते हैं, जिसमें एक देश और राज्यों का दोनों का कॉपरेशन, दोनों के बीच में क्लियर कट डिवाइड, कौन किसका क्या जिम्मेदारी है, तो ये भाजपा का जो ये डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट है वो लेके आता है कि भले 2014 में सेंटर में परिवर्तन हो चुका था, भारतीय जनमानस की राजनीतिक सोचने की जो प्रक्रिया थी वो बदल चुकी थी, लेकिन 14 से 17 तक जब उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो न केंद्र की योजनाएं भरपूर लागू होती थी। यही अतीक यहाँ पर बड़े ठाट बाट से घूमता था, यही मुख्तार यहाँ पर बड़े ठाट बाट से घूमता था। करेंसीज पर भी उतनी रोक नहीं लग पाई थी। नोटबंदी के बाद तो खैर वो ध्वस्त ही होगा, वो तो फिल्म ही बताती है। लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश भी डबल इंजन पर चल पड़ता है और 2022 में 32 साल उत्तर प्रदेश का पुराना रिकॉर्ड तोड़ के योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करा देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का क्या गति रहती है, चाहे वो विकास की हो, चाहे माफिया को कंट्रोल करने की हो, चाहे वो सेंट्रल की योजनाओं को लागू करने की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे वो बहू बहन बेटियों की सुरक्षा की हो, चाहे इवन सैनिटाइजेशन की हो। सैनिटाइजेशन का एक उदाहरण मैं दूंगा, किसी विश्व के बड़े देश से कोई नई तकनीक नहीं मंगाई गई, लेकिन दर्शक जरा गूगल करें जापानी इंसेफेलाइटिस, इस नाम को जरा टाइप कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ईस्टर्न यूपी खुद जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और नेपाल बॉर्डर का ये इलाका इंक्लूडिंग बिग पार्ट ऑफ बिहार, अकेले जापानी इंसेफेलाइटिस से हर साल हजारों बच्चों की मौत होती थी और हजारों हजार बच्चे अपंग होते थे साहब। केवल सेंटर की सफाई नीति, शौचालयों की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, अच्छी मॉनिटरिंग, और आज इंसेफेलाइटिस से मैं गर्व से कह सकता हूं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते तो दुगुने गर्व से कह सकता हूं कि 0 हो चुकी है मौतें। खत्म हो गया जापानी इंसेफेलाइटिस, जो कि 4 दशकों से भी ज्यादा समस्या थी। तो आप सोचें ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स, तो मुझे लगता है कि ये धुरंधर पार्ट 2 हो चाहे धुरंधर 1 हो, धुरंधर 1 ने भारत किस खतरे में था 2014 तक, और 14 में अगर परिवर्तन नहीं आया होता तो क्या होता। पहले वो खतरा दिखाया इसलिए वो पूरा लियारी, एंड 2014 के बाद क्या इफेक्ट आया, इसको धुरंधर पार्ट 2 कहती है। चाहे वो नोटबंदी के जरिए हो, चाहे वो तस्करी के जरिए हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे माफिया। तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटेशन है और इस सदी की कुछ महानतम डॉक्यूमेंटेड सिनेमा के रूप में धुरंधर याद रखा जाएगा। और इसने हमें तो उबाला ही है, हम आप
आप अपनी पीठ खुजा सकते हैं कि हम तो ये सब जानते ही थे। आप भी कहेंगे अरे अवनीश जी ऐसा होता ही था, मैं भी कहूँगा हाँ हाँ पायल जी बिल्कुल होता था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस सिनेमाई डॉक्यूमेंटेशन को, उसने हमारी संततियों को, हमारे बच्चों को, हमारे भविष्य को ये कंठस्थ कराया है, याद कराया है, और शानदार तरीके से इन 8 घंटों के छोटे से समय में एक पूरी चेतना जगा दी है, जिसका असर आपको जेनजी में दिखाई दे रहा है। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, 2 उदाहरण देता हूं कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं हे जेनजी निकलो, माचिस जलाओ, आग लगा दो देश में, लेकिन इस देश का जेनजी क्या करता है? इस देश का एक सनातनी जेनजी जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, वो भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए मार्च करता है और उसके पीछे लाखों जेनजी साथ है। पहला उदाहरण। दूसरा जेनजी का उदाहरण आपको बताता हूं, इंडिजिनस अरुणाचल यूथ ऑर्गेनाइजेशन। वहां के लोकल लड़के जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जिन ट्राइबल्स को कांग्रेसी और लेफ्टी इकोसिस्टम ने हमेशा ये सिखाने की कोशिश की कि तुम ट्राइबल हो, हिंदू नहीं हो, वो अरुणाचल में गांव-गांव घूमता है, सर्वे करता है और वो नंबर्स तक गिनता है कि कितने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे यहाँ इंक्रोच कर रहे हैं, कितनी मस्जिदें इंक्रोच किया है उन्होंने, कितने मदरसे इंक्रोच किया है, उसको डॉक्यूमेंट करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ उसको शेयर करता है और उसके अगेंस्ट कार्रवाई करा। ये है जेनजी जी। आज मेरे बेटे ने भी, मैंने उसने मूवी देखी है तो मैं वो लॉयर, तो उसको तो ये सब पता है, ये अतीक अहमद पर एंड ही रीड्स अ लॉट। वो दोनों मुझे कह रहे थे कि मॉम हम तो रिलेट कर पा रहे थे व्हाट दे वर सेइंग, बट हमारे 3-4 फ्रेंड्स थे जो नहीं रिलेट कर पा रहे थे। कहता फिर हमने उनको पूरा समझाया, तो मैंने कहा ये जो समझाने का वो आया है ना, यही बदलेगा जेनजी, यही बदलेगा, क्योंकि अब सब आपस में बात करें ना, जिस दिन टॉपिक चल गया तो अब वो समझाया भी जाएगा और बच्चे समझेंगे। अच्छा वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मेरे बेटे ने 2 बार देखी है फिल्म, 2 बार देख चुका वो। कल उसने बड़े खुशी खुशी मैसेज किया कि मैंने दूसरी बार देख ली और उसको कम से कम 2 बार देखनी चाहिए, ऐसा बोला मुझे सजेस्ट किया। दोनों धुरंधर हो गया, 2 बारी वो देखी, 2 बारी ये देखी, एक और बारी लेके जाना है। अच्छा मैंने अपने पूरे स्टाफ को बोला चलो, तो उन्होंने तो मोबाइल पे देखे, पता नहीं कैसे देखे, उन्होंने कहा हम मोबाइल पे देखे। अच्छा अवनीश जी आप मुझे एक बात बताइए, ये मैंने एक ट्वीट करी थी जो लोगों को बहुत रिलेट करा लोगों ने उससे। मैंने कहा था कि धुरंधर देखने के बाद ये मैसेज जाता है सबको कि अगर योगी जी नहीं आए दोबारा 2027 में तो क्या हो सकता है यूपी में। वो आप बताइए कि अगर योगी जी हाइपोथेटिकली नहीं आए और इधर से उधर हिल गए लोग, ये जाति वाति की बात करते करते हिल गए, तो हमारे यूपी में क्या क्या होगा ये बताइए। पायल जी मैं हालांकि काल्पनिक विषयों पर बात नहीं करता, और मैं जब कह रहा हूँ कि काल्पनिक विषयों पर मैं बात नहीं करता ना, लोगों को वार्निंग दे रहे हैं नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, जब मैं ये कहता हूँ कि मैं काल्पनिक विषयों पर बात नहीं करता तो उसका कारण ये है कि ये जो अभी आपने कहा कि 2027 में अगर कहीं संयोग से या दुर्योग से योगी आदित्यनाथ तीसरी बार रिपीट नहीं हुए या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वापस नहीं आई जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? पहला तो ये संभव ही नहीं। उत्तर प्रदेश का मतदाता होने और नागरिक होने के नाते मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ। आगे चलते हैं, पहले तो ये तो मैं कहूंगा ही ना, मैं अपना भरोसा तो प्रकट करूंगा ही, इतना अवसर मुझे दीजिए। अब आते हैं आपके उस काल्पनिक सवाल पर कि अगर नहीं हुआ या गलती से अगर कहीं रिपीट नहीं हुए तीसरी बार तो क्या हो सकता है? ये फिल्म उसका उत्तर देती है। जब कोई चीज नहीं थी तब क्या हो रहा होता है, ये बताता है कि ये जो चीज इस समय है अगर वो गलती से नहीं रही तो क्या होगा, और प्रो मैक्स होगा। ऐसा नहीं है, कारण ये 10 सालों का सत्ता का अभाव जेब भी तंग करता है, सिर्फ राजनीति तंग नहीं करता। और जैसे होता ना कि भूखा प्यासा व्यक्ति किस तरीके से खाने पर टूटता है, एक तो ये, यानी कि रफ्तार और तेज हो जाएगा जो कुछ भी पहले हो रहा उसकी आशंका है, पहला ही। दूसरा 10 साल में बदले की भावना उसमें और ज्यादा इंक्लूड हो जाएगी। तो आप सोचिए फिर वो वेंडेटा आएगा, चाहे वो पॉलिटिकल वेंडेटा हो, चाहे क्रिएटर्स के स्तर पर सोशल मीडिया के। अखिलेश यादव तो कह चुके हैं, पिछली बार ही उन्होंने कहा था 2022 के चुनाव के समय ही वो लगातार कह रहे थे कि मैंने जर्नलिस्टों की लिस्ट बनाई हुई है, मैंने सोशल मीडिया के लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, मैं सबको देख लूंगा। ये वेंडेटा, ये नफरत की पॉलिटिक्स शुरू होगी। और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा, आप एक ही फिगर में लोगों को देता हूं, मैं नहीं गिनाता हूं हवाई अड्डे में, नहीं गिनाता हूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स या मैं बिल्कुल नहीं गिनाऊंगा नंबर ऑफ कितने हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मेडिकल कॉलेज है, वो सब छोड़ दी। रफ्तार में आपको बताता हूं, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग खोल दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को इंक्लूड अगर आप कर लेंगे तो भारत की कुल एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे में 60% से ज्यादा भागीदारी अकेले उत्तर प्रदेश की, ये गति है। अच्छा, लॉन्ग विजन की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ आपके पास डिफेंस कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री का जापान और सिंगापुर दौरा है। तो ये बताता है कि कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और कितना ब्रॉड विजन है जिसमें कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, मैं धुरंधर का कोई असर हटा देता हूं, सिर्फ जो उत्तर प्रदेश की जमीन महसूस कर रही है, चाहे वो केंद्र की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां हो, और अभी आपको उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर के बारे में बताऊंगा। ये बड़ा लोगों को चौंकाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सा MY फैक्टर है। कभी वो मुस्लिम और यादव हुआ करता था, बिहार के अभी विधानसभा चुनाव में हमने पायल जी देखा कि वो महिला एंड यूथ में तब्दील हुआ और नीतीश कुमार के पीछे खड़ा रहा। उत्तर प्रदेश में भी महिला और यूथ, ये दो ऐसा फैक्टर है जो योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती दिल्ली में बैठ के। मैं आपको जमीन की बात बता रहा हूं। आपको मैं एक सेंटेंस बताऊं, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री नहीं रहना 27 में अफोर्ड नहीं कर सका। 3-4 वजह और बता दूं। जब आपके नेतृत्व की सोच में इतनी क्लियरिटी हो कि जो हाउस में ये कहे कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, न सिर्फ कहे बल्कि मिट्टी में मिलता हुआ आप देखें। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि भैया अखिलेश यादव, आपने बिना मतलब वो कोडीन सिर्फ वाला मामला उठा दिया और 4 दिन आपने बाजा बजाया, 5वें दिन योगी आदित्यनाथ ने हाउस में कहा कि 85 लोगों की लिस्ट तैयार है और जब बुलडोजर से लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई कराऊंगा तो मुहर्रम मत मनाना। ये हाउस में कहा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जब ये कहते हैं कि गजवाए हिंद का सपना पालोगे तो जहन्नुम का टिकट रसीद कराऊंगा। आप मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश अफोर्ड करेगा? बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता। ये बात बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में यहाँ का विपक्ष जानता है। और आपने एक बात कही थी कि कहीं वो जातियों में बट के, कहीं वो करके। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देता हूं और एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। उदाहरण है पहला महाराष्ट्र का, दूसरा बिहार का। जब भी जातिवाद की बात आती है तो लोग उत्तर प्रदेश बिहार की बात करते हैं। आप अगर महाराष्ट्र का उदाहरण लेंगे तो महाराष्ट्र में न सिर्फ जातियों का बहुत अच्छा प्रभाव है बल्कि क्षेत्रीयता का बहुत, रीजन्स का, मराठा वर्सेस फलाने वर्सेस फलाने। मैं एक दिन भाऊ तोरसरकर से बात कर रहा था। मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा भाऊ ये बताइए, 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद अगर सबसे बड़ा डेंट कुछ लगा तो महाराष्ट्र से लगा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यार वो विधानसभा चुनाव आया, जनता ने उठा के धो दिया। फिर उसके बाद निकायों का चुनाव आया, जनता ने फिर उठा के धो दिया। नगर पालिकाओं, महानगर पालिकाओं का चुनाव आया, फिर जनता ने पटक दिया। BMC का आया, फिर पटक दिया। उसके बाद एक कारपोरेटर का आया, उसके बाद भी पटक दिया। हमने कहा ये क्या सिलसिला चल रहा है? बिहार में जहां जातियों के बारे में सबसे ज्यादा बदनाम बिहार को किया जाता है, उस बिहार ने अपने जाति के सारे उस खांचे खोमचे को उठा के एक झटके में फेंक दिया। ये परिवर्तन कहां से है? तो मुझे एक चीज समझ में आई, जैसे होता है ना, एक मुझे कमर्शियल याद आ रहा है कि जब वही सफेदी वही चमक कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों न ले वो क्यों ले। याद है किसी डिटर्जेंट का था। दरअसल 2014 से जो भारत के जनमानस में राष्ट्रीय राजनीति का जो परिवर्तन मैं कह रहा हूं ना, वो परिवर्तन अब ये हो गया है कि कारपोरेटर का इलेक्शन आएगा, पंचायत का इलेक्शन आएगा, विधानसभा का इलेक्शन आएगा, नगर निगम का इलेक्शन आएगा, तो उसे अपने सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, बिजली ये सब चाहिए, लेकिन वो सब राष्ट्रवादी रैपर वाली पार्टी से चाहिए। एक बड़ा परिवर्तन आया है और इसीलिए डबल इंजन की सरकारों का लगातार संख्या बढ़ रहा है। आप ध्यान दीजिए, लोगों को चाहिए, लोगों को अपने गांव का विकास चाहिए, अपने मोहल्ले का विकास चाहिए, तालुका का विकास चाहिए, वार्ड का विकास चाहिए, लेकिन वो सारा विकास उन्हें कोई ऐसी पार्टी से चाहिए जिसके राजनीति में नेशन फर्स्ट हो, जिसकी राजनीति में राष्ट्रवाद हो, जिसकी राजनीति में सनातन का स्थापन हो, इनरिचमेंट हो, जिसकी राजनीति में हिंदुत्व और हिंदू आइडेंटिटी पर शर्म की जगह गर्व हो। तो आप मुझे ये बताइए, 2014 से पहले जिस देश ने ये देखा हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और उसके बाद वो पैराडाइम शिफ्ट ये देख रहा है कि PM आवास से नवरात्रि का पूजन, गौ माता की सेवा, आप क्या समझती हैं कि ये जनमानस के अंदर एक परमानेंसी आ रही है? ये वजह है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, आपको ऐसे नतीजे दिखाई देते हैं। 32 साल के बाद उत्तर प्रदेश में सिटिंग सरकार का वापस आना, ये चमत्कार है साहब, और ये चमत्कार इसीलिए अफोर्ड नहीं करने देगा 2027। उसकी एक वजह और बता देता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप भी पॉलिटिक्स को बहुत डीपली फॉलो करती हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश पे आपकी विशेष नजर रहती है। अखिलेश यादव ने पिछली बार कब उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, चाहे अपने भाषण में कहा हो, चाहे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो, सिवाय पत्रकारों की जाति पूछने के, सिवाय समोसा और योगी ये, योगी वो, इसके अलावा और ये बताइए। और एक चीज मैं बताऊं आपको, जो बात मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहता था कि नरेंद्र मोदी प्रचंड विरोध की तीव्रतम सुनामी लहरों पर तैर
तैरते हुए राजहंस हैं। जितना ऊंचा मोदी का विरोध उतने ऊंचे मोदी। राहुल गांधी ये जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो नरेंद्र मोदी से कभी नहीं लड़ पाएंगे। यही स्थिति उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ तैयार हो चुकी। योगी आदित्यनाथ पर निजी हमला किसी को कहीं का नहीं छोड़ेगा, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद को शंकराचार्य कहने वाले और योगी आदित्यनाथ की सनातनी छवि पर निजी हमला करने वाले अभिमुक्तेश्वर की आप देख रही हैं और लगातार देखें। इसलिए मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश अफोर्ड नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी के पास कोई जनता के लिए मुद्दे नहीं है, ठीक वही स्थिति राज्य की राजनीति में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की हो चुकी है। वो मुद्दा विहीन है। पीडीए का नाम बदलते हैं रातों रात जाके, वो भी कहां, बैंगलोर, और अंग्रेजी में नाम रखे। तो मुद्दा नहीं है साहब, अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। चलती हुई ट्रेन से कूदने का रिस्क कौन लेगा मुझे बताइए, जब ट्रेन अपने सही स्टेशन पर सही गति से पहुंच रही हो। तो उत्तर प्रदेश निकल चुका है जी। अच्छा, आप एक बात डिस्कस करते हैं जो लास्ट वो है, ये जो इतना ज्यादा एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, इसका बहुत ज्यादा अभी अभाव अभी नहीं महसूस हो रहा है। इतना हो रहा है जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो चाय बेचता था ठेले पे ना, चाय लेके आता था, तो पूरी कॉलोनी के चौकीदार वगैरह वहीं से चाय ले, वो आ नहीं रहा है इन दिनों। तो मैंने उसको फोन करके किसको बुलवाया, मैं कहा तुम क्यों नहीं आ रहे हो चाय के लिए? तो वो कह रहा है कि मेरे को सिलेंडर में वो जो गैस भरता है वो आदमी 400 रुपए किलो ले रहा है। उसका अभाव तो लग रहा है। अब देखिए ना, उसकी तो रोजी रोटी चले गई, वो जो कमाता था इतने 300-400 का चाय के थे। तो ऐसे सिर्फ इसी ने, ऐसे बहुत सारे होंगे। देखो इसका अभी पता चलेगा, अभी और पता चल रहा है, पता चल। आपको क्या लगता है योगी जी इतने बड़े स्टेट को, मैंने आज यूपी की ही बात करनी है, इतने बड़े स्टेट को, और जैसे मोदी जी ने कहा है कि जैसे कोरोना के टाइम हुआ था, कोविड के टाइम हुआ था, उस तरीके से हमें तैयारी करनी, और उस तरीके योगी जी कैसे हैंडल करने वाले हैं ये 30 करोड़ लोगों। सब कहते हैं 20-25 आपको याद है, 30 करोड़। बिल्कुल 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 प्रधानमंत्री ने हाउस में जिस तरीके से कहा कि हमें कोरोना जैसे लड़ाई एक बार फिर लड़नी है, तो हमें याद करना चाहिए जब कोरोना था तो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? यही योगी आदित्यनाथ थे। और कोरोना के समय, चाहे कोरोना का वैक्सीन मैनेजमेंट हो, चाहे कोरोना के समय लॉकडाउन का मैनेजमेंट हो, चाहे कोरोना के समय आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का मामला रहा हो, या उसी दिल्ली से तब राज कर रहे केजरीवाल द्वारा अफवाह फैला के रातों रात भगाए गए हजारों हजार लोग जो आनंद विहार और दिल्ली के बॉर्डर पर आके खड़े थे, उनको सफलता से न सिर्फ उत्तर प्रदेश ले आना, बल्कि जो उसमें से बिहार वाले थे हमारे भाई बहन, उनको सुरक्षित बिहार तक पहुंचाना, ये किसने किया था? कोटा से, मैं आपको एक उदाहरण, एक निजी उदाहरण बता रहा हूं जिसको मैंने फॉलो किया। कोटा से 3 बसें बच्चों की चली उत्तर प्रदेश के लिए जो वहां फंसे हुए थे। उन्हें पूरे रास्ते खाना पीना सब कराते हुए पुलिस की जीप में उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ। कोविड के महामारी के समय, जो कि एक जैविक महायुद्ध था, उसमें जो बेस्ट मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल ने किया, तो मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा बैटल या आगे आने वाली कोई लड़ाई के लिए एक अच्छा युद्धाभ्यास अभ्यास हो जाता है। तो ये सब ट्रेंड लोग हैं। योगी आदित्यनाथ उसमें ट्रेंड आदमी है। और फिर वही डबल इंजन का कॉन्सेप्ट, तो प्रधानमंत्री ने जब कहा कि इस तरह का कर लेंगे, तो योगी आदित्यनाथ तो बड़ा लाउड एंड क्लियर है और कोरोना के टाइम ये करके दिखाया है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो अभी आपने कहा कि गैस की किल्लत है और वो चाय वाला नहीं आ रहा है, सही बात है। इस स्थिति की गंभीरता को प्रधानमंत्री ने भी एड्रेस किया कि चीजें खराब हो रही हैं और लगातार होंगी, और ये एक गजब की स्थिति है कि ये हो कहीं और रहा है लेकिन प्रभावित हम हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थितियां देश में बन रही हैं, बट नेचुरल है, वो स्थितियां उसी अनुपात में उत्तर प्रदेश में भी बनेंगी और ज्यादा यहां बनेंगी क्योंकि सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन सरकार की तैयारियां किस तरीके से हैं? योगी आदित्यनाथ के गृहनगर में ही जिस दिन पहला अफवाह फैलाई गई, 2 एलपीजी गैस एजेंसियों पर छापा पड़ा और वो जेल में है आज भी और लाइसेंस सस्पेंडेड है। कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां। तो ये सारी चीजें वो मेजर्स हैं जो कहीं भी अगर क्लियरिटी होगी तो वो होगा। रही बात क्राइसिस की, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, तो जितना दुख हमारे हिस्से में आना होगा वो तो आएगा। इसके लिए हम तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया बात करके। यूपी पे बात करनी है तो मैं अभिनीति को पता, वो भी गोरखपुर। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।